हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम टारगेट यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए आरओ एआरओ की क्लास, इसके बाद हमारा यूपी पीसीएस का पेपर होने वाला है। नोटिफिकेशन भी आपके लिए जल्द ही जारी किया जाएगा यूपी पीसीएस का। तो उससे संबंधित उत्तर प्रदेश के हम 20 टॉपिक की चर्चा करेंगे। टॉपिक कंप्लीटली चैप्टर वाइज हम पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना व जलवायु, यानी कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे। कितना लॉन्गिट्यूड है, कितना लैटिट्यूड है, आपके जलवायु उत्तर प्रदेश की कैसी है, क्षेत्रफल एरिया में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। इस प्रकार से हम प्रश्नों को देखेंगे और पहले हम इसको चैप्टर वाइज पे डिटेल चर्चा करेंगे, उसके बाद इसका एमसीक्यू फॉर्मेट भी रखेंगे, किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे हम 20 टॉपिक को उत्तर प्रदेश से संबंधित जो हमारे 20 टॉपिक होते हैं उनसे संबंधित आपकी कंप्लीटली स्टडी को हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप सभी लोग से सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को वॉच करें, कमेंट करें, लाइक करें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। और आपको लगता है कि वीडियो ठीक है तो उसको लाइक करें, ठीक है, और आगे भी उसको क्या कर दें, शेयर कर दें वीडियो को। तो आज की क्लास में बेहद इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास में देखिएगा, स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश से संबंधित रहेगी आज की क्लास। और उत्तर प्रदेश में पहला टॉपिक हमारा भौगोलिक अध्ययन की हम बात करेंगे, संरचना की बात करेंगे, जलवायु की बात करेंगे, कैसे भारत की जलवायु और उत्तर प्रदेश की जलवायु का सेम है। या हम बात कर सकते हैं कि भारत की जो भाषा है, क्या उत्तर प्रदेश की भी वही भाषा है या भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है या नहीं है, ठीक है। उन सभी पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, इन सभी की चर्चा करेंगे। तो किसको ध्यान में रखते हुए करेंगे, यहाँ पे तो हम स्टडी तो उत्तर प्रदेश की करेंगे लेकिन भारत को भी ध्यान में रखते हुए इन चीजों को समझेंगे। तो देखिएगा, अगर भारत की बात करें, देखिएगा हमारे पास में 3 स्टेज है। जैसे एक विश्व है, दूसरा हमारे पास में भारत है और तीसरा हमारे पास में उत्तर प्रदेश है। अगर हमें भारत की तुलना करनी होती है तो हम किससे करते हैं, विश्व से तुलना करते हैं। और अगर हमें उत्तर प्रदेश की तुलना करनी है तो उत्तर प्रदेश किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। अगर उत्तर प्रदेश इंडिया का पार्ट है, भारत का पार्ट है, तो हम उत्तर प्रदेश की तुलना किससे करेंगे, भारत से करेंगे। क्यों करेंगे, अगर विश्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत विश्व का एक राज्य है। और अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश क्या हो, तो उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है। इसीलिए भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसे कहते हैं अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान में एक आर्टिकल नंबर 1 है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है भारत। क्या है भारत, भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि भारत राज्यों का संघ है जिसके अंतर्गत 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ओवरऑल अगर बात करेंगे तो कितने आपके 36। तो 36 आपके कंप्लीट आते हैं। यानी कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का क्या है, संघ है। तो राज्यों का भारत एक संघ है। तो इस संघ में टोटल मिला के कितने प्रदेश आते हैं, यानी कि 28 राज्य आते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 36 आपके कंप्लीट है। उसी में भारत क्या है, भारत एक राज्य है। और भारत जो आता है विश्व के अकॉर्डिंग एक राज्य है। अब भारत जो किस महाद्वीप में आता है, तो भारत की अगर बात करेंगे, भारत एशिया महाद्वीप में आता है। भारत किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में। और उसी एशिया महाद्वीप में जिसमें भारत आता है उसमें 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसी का पार्ट है आपका उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित है। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश भारत के किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर मध्य में स्थित है। जैसे हमें पता है कि अगर हम किसी देश की स्थिति को जानने के लिए 4 दिशा हमारे लिए आवश्यक नहीं है।
चार दिशाएं ऐसी होती हैं जो आवश्यक नहीं है, यानी कि चार दिशाओं से किसी भी देश की स्थिति को हम नहीं जान सकते हैं। तो हमें ये तो पता ही होता है कि अगर ए नॉर्थ है तो ए साउथ होगी, ए ईस्ट है तो ए वेस्ट होगी, ठीक है। और इसको अगर निकालेंगे यहाँ से तो क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी, साउथ ईस्ट, ये तो दिशा हमारी होगी, साउथ वेस्ट होगी, और अगर बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट होगी, ठीक है। तो किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए हमें कितनी दिशाओं की आवश्यकता होती है, 8 दिशाओं की आवश्यकता होती है। 4 दिशाओं की आवश्यकता से हम नहीं जान पाते। इसीलिए हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के उत्तर मध्य में स्थित है। किस मध्य में स्थित है, उत्तर मध्य में स्थित है। इतनी बात तो आप लोग क्लियर हो गए होगी कि भारत जो है वो, उसके उत्तर प्रदेश अगर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है, ठीक है। अगर बात करेंगे, जैसे कि भारत की बात चलिए करते हैं, भारत एक साइड में हम लिख लेते हैं भारत और दूसरी साइड में हम लिख लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब अगर उत्तर प्रदेश के हमें अक्षांशीय विस्तार, अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 23 डिग्री 52 मिनट, कितना, 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा, उत्तरी अक्षांश होगा। क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करिएगा और एक एक चीज समझिएगा। क्या होगा, उत्तरी अक्षांश होगा। अगर मैं बात करूं कि जो उत्तर प्रदेश है उसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है, डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट तक होता है। अगर मैं बात करूं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ठीक है। तो भारत के अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। अभी देखिएगा, समझिएगा इसको। और उत्तर प्रदेश का 23 डिग्री 52 से लेके 30 डिग्री 24 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। अब अगर बात करें पूर्वी विस्तार कितना होगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, पूर्वी विस्तार होगा। क्या होगा, पूर्वी विस्तार होगा। तो भारत का जो आपका जो पूर्वी विस्तार है वो कितना है आपका, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या है, हमारा पूर्वी विस्तार है, ठीक है। ये पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। तुलना हम भारत से भी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश, यानी कि दो को पढ़ाई कर रहे हैं अभी, यानी कि उत्तर प्रदेश और भारत दो की स्टडी हम कर रहे हैं। तो भारत का उत्तरी अक्षांश विस्तार आपका ये है, पूर्वी देशांतरी विस्तार आपका ये है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि जो उत्तर प्रदेश है इसका पूर्वी देशांतरी विस्तार कितना होगा, तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी देशांतरीय, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी देशांतरीय कितना होगा, 77 डिग्री 5 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतरीय होगा। ये ओवरऑल कितना होगा, पूर्वी देशांतरीय आपका होगा। अब आप इसमें ये देखिएगा कि जो अक्षांशीय विस्तार है और जो आपका देशांतरीय विस्तार है, जो अक्षांशीय विस्तार है और जो आपका देशांतरीय विस्तार है ओवरऑल, उसमें क्या कुछ अंतर आ रहा है भारत के देशांतरीय विस्तार में और जो आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है, इसमें क्या कुछ अंतर आपका आ रहा है। तो इसमें अंतर लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, इसमें अंतर लाने के लिए देखेंगे कि हमारी जो जलवायु है कि वो उत्तर प्रदेश की और जो भारत की जलवायु है वो क्या सेम है। तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा लैटिट्यूड है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड और इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं।
ठीक है, देशांतरीय को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और अक्षांशीय को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। दोनों में बात आपकी स्पष्ट है। तो देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं 37.6 में से 8.6 घटा दूं तो मेरे पास में जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी, ठीक है, 29.2 डिग्री, यही तो बचेगी। अगर इसमें से इसमें घटा दूं तो माइनस प्लस नहीं होता, लेकिन इसमें से इतनी बचेगी हमारे पास में। और यही वैल्यू अगर मैं इसमें से घटा दूं तो मुझे पता है कि 97 में से अगर मैं 68 को घटाता हूं तो मेरी वैल्यू जो बचती है वो आपकी, ठीक है, वैल्यू कितनी बचती है हमारे पास में, तो वैल्यू की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू बचेगी वो आपकी इतनी बचेगी, ठीक है, ए वैल्यू बचेगी हमारे पास में। जब ए वैल्यू बचेगी हमारे पास में तो आप एक बात बताइएगा कि ए 29 है, ए कितना है, 28.5 है। आपने गणित पढ़ा होगा तो आपको पता है कि 5 होता है तो हम उसे कितना मानते हैं, 29 मानते हैं। और ये 5 से कम है तो इसे हम 29 मानेंगे, यानी कि अप्रोक्स कितना है आपका, ए भी 29 है और ए भी 29 है, ठीक है, ए भी 29 है। अब इसी प्रकार हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर यहां से यहां तक देखेंगे तो हमारा 7.33 बचेगा, 7.33 बचेगा। और यहां अगर बात करेंगे तो आपका कितना बचेगा, घटा देंगे, 6.72 बचेगा। ए कितना हो गया अप्रोक्स में, ए हो गया आपका 7, और ए तो ओवरऑल पहले से ही 7 है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश का और भारत की जो आपका अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो क्या है, बिल्कुल सेम नहीं है। यानी कि कुछ भी आया लेकिन आया तो लगभग में सेम ही है। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है आपका, ये देखिएगा, ए भी आपका सेम है, ए भी सेम है, और उसके बाद में ए भी दोनों सेम है। इससे हमें अनुभव होता है कि उत्तर प्रदेश और भारत की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु हमारे भारत में होगी। आपको अगर प्रश्न पूछता है कि क्यों होगी, तो हम कह सकते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार, यानी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो क्या है, सेम है। और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल अगर स्थिति की बात हम करें यहां से, तो भारत और उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु है तो इसमें विभिन्नताएं भी बहुत प्रकार की पाई जाती होंगी। तो जलवायु जो शब्द है ये आपके अरबी भाषा से लिया गया है। किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। कई बार पूछा जाता है प्रश्न में कि जलवायु कैसी होगी, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध होगी, और जलवायु जो होगी वो कैसी होगी, आपकी मानसूनी जलवायु होगी। भारत की कैसी होगी, मानसूनी जलवायु होगी। तो हम कह सकते हैं मानसूनी जलवायु, ठीक है, मानसूनी जलवायु के ही कटबंध है आपके उष्ण व उपोष्ण जलवायु के कटबंध हैं, ठीक है, उसी के अंतर्गत आपकी मानसूनी जलवायु होती है। तो मानसूनी जलवायु कह सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी है और उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण व उपोष्ण है आपकी, ठीक है। और विभिन्नताएं भी बहुत सारी पाई जाती हैं। तो ये स्टोरी थी आपकी किसकी, जलवायु निकालने के लिए। अगर प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश की कैसी है तो उष्ण व उपोष्ण है, और भारत की कैसी है तो मानसूनी है, ठीक है। मानसून जो है वो किस भाषा का शब्द है, आपकी अरबी भाषा का शब्द है मानसून। तो इतनी तो स्टोरी आपको क्लियर हो चुकी होगी, शायद उम्मीद करता हूं कि इतनी स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें, ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो देखिएगा, क्षेत्रफल की चलिए बात करते हैं। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल की बात करें तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। किससे तुलना करेंगे, अभी हमने पढ़ा भारत से, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ये तो आपको पता है, किलोमीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई में बात करते हैं। तो ये तो भारत का हो गया। अब ओवरऑल अगर हम बात करें कि भारत का क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है,
तो भारत के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3 यानी कह सकते हैं 7.33% है। तो कह सकते हैं भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार का रहा होगा हमारा, यानी कि कितना है? 7.33% है। तो ये क्षेत्रफल में कौन से प्लेस पर आता है? अगर बात करें कि क्षेत्रफल में कौन से प्लेस पर आता है, तो भाई 4th प्लेस पर आता है। तो पहले प्लेस पर क्या होगा? तो पहले प्लेस पर होगा आपका राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है भारत में। उसके बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश के बाद बात करेंगे महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है। महाराष्ट्र के बाद में उत्तर प्रदेश किस नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में? 4th स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। और अगर बात करेंगे किस राज्य में आता है, तो गुजरात में। किस राज्य में आता है? आपके गुजरात में। तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो भारत के अनुसार, जैसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करी, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के अनुसार कितना है? 7.33% है। और किस नंबर के अंतर्गत आता है? तो 4th प्लेस के अंतर्गत आता है। किस नंबर के अंतर्गत आता है? 4th प्लेस के अंतर्गत आता है आपके भारत के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। और राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल आपका इतना आ रहा है। ओवरऑल राजस्थान का क्षेत्रफल इतना है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आपका इतना है। मध्य प्रदेश के बाद की अगर बात करेंगे तो आपका ओवरऑल इतना क्षेत्रफल है। अगर गुजरात की बात करेंगे तो अप्रोक्स आपका 6.72% है। तो क्षेत्रफल में 5वां नंबर किसका है? गुजरात का। उत्तर प्रदेश का 4th नंबर है और 1st नंबर आपके किसका है? राजस्थान का। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के अनुसार जो होगा वो कितना होगा? 10.41% होगा। उसी के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के अनुसार कितना होगा? तो भारत के अनुसार कितना होगा आपका? 7.33% है। कई बार प्रश्न पूछा गया है आज तक पेपर में, ठीक है, इसको इग्नोर मत करिएगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है आज तक पेपर में, ठीक है। अब हमने देखा कि भारत का ओवरऑल देख लिया, ठीक है। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। हमें पढ़ाई किसकी करनी है? हमें करना है कि भाई उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में टोटल मिला के आपके 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले का होगा? लखीमपुर खीरी का। लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो सोनभद्र का होगा 75 जिलों में से। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो हरदोई। और चौथे पॉइंट की बात करेंगे तो सीतापुर। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपके किसका है? लखीमपुर खीरी का। तो लखीमपुर खीरी का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में। किसका है? लखीमपुर खीरी का उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। और वहीं अगर बात करेंगे सबसे कम क्षेत्रफल वालों की, तो सबसे कम क्षेत्रफल की बात अगर करते हैं यहां से कि भाई सबसे कम क्षेत्रफल आपका किसका है? हापुड़ का। हापुड़ के बाद सबसे कम है आपका भदोई का। भदोई के बाद गाजियाबाद का। और गाजियाबाद के बाद बात करेंगे तो शामली का। ठीक है, तो हापुड़, भदोई, गाजियाबाद और शामली जो है उसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। यानी कि 75 जिलों में सबसे कम की अगर बात करेंगे तो सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल। और यहां बात करेंगे तो सबसे अधिक क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्रफल आपके यहां पर होगा। हापुड़, भदोई, गाजियाबाद का क्षेत्रफल क्या है? सबसे कम है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे कम है आपके भदोई का, जो कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका। सॉरी, हापुड़ का है सबसे कम, उसके बाद भदोई का है। ठीक है, ये 75 जिलों की कहानी हो गई। अब ओवरऑल आपको पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है
और पूरे भारत में सबसे बड़ा है जो 10.41% है। उत्तर प्रदेश को भाई याद रखिए, कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है। अब अगर यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आइएगा यहां से देख लेते हैं कि भाई अब ऐसा करिएगा, अब जनसंख्या की भी बात कर लीजिएगा। तो अब हम जनसंख्या की भी बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की तुलना किससे करेंगे? तो जनसंख्या की जो तुलना करेंगे वो हम भारत से करेंगे। हम कहाँ रहते हैं? भारत में। उत्तर प्रदेश भारत का ही पार्ट है, ठीक है। अब जनसंख्या की तुलना करेंगे तो एक तरफ देखिएगा भारत की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। अब अगर हम एक बात को पूछें कि भाई भारत की जनसंख्या की तुलना किससे करेंगे? विश्व से करेंगे। तो देखिएगा तुलना हम करते हैं विश्व, विश्व के बाद उस देश की जिस देश में हम रहते हैं। तो हम कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। और भारत के बाद बात करेंगे तो देखिएगा आगे बढ़ेंगे तो हम जिस स्टेट में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की बात करेंगे। तो विश्व के अनुसार अगर भारत की जनसंख्या की बात की जाए कि विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत रहती है, तो विश्व के अनुसार भारत में 17.5% जनसंख्या है। तो विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 17.5% है। और अगर यहीं पे बात करें कि उत्तर प्रदेश में कि भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 16.5% है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है पूरे भारतवर्ष में। सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, जिसका प्रतिशत जो है 16.5% है ओवरऑल। कितना है? 16.5% है ओवरऑल, ठीक है। अब अगर आगे हम इसी बेस पे बात करें कि भाई अभी हमने क्षेत्रफल पढ़ा, भारत के अनुसार क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का 7.33% है। लेकिन विश्व के अनुसार उत्तर भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो विश्व के अनुसार भारत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपका इतना होगा, 2.4% होगा, ठीक है। ओवरऑल बात करी तो हमने जनसंख्या को भी बात कर ली, ठीक है। कुछ लोगों को पॉल्यूशन और जनसंख्या में डिफरेंस नहीं पता चलता है। तो भाई पॉल्यूशन होता है प्रदूषण, और पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, जनसंख्या होती है। तो जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं 11 जुलाई को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या दिवस कब मनाते? तो जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं 11 जुलाई को, ठीक है। ओवरऑल हमने देखा कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमारे पेपर में जितना भी प्रश्न बनेगा उत्तर प्रदेश से, उन सभी को हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो सीमा है, जो हमारी सीमाएं जो लगती हैं उत्तर प्रदेश की, वो कहाँ से लगती हैं। तो सीमा हेडिंग डाल लीजिएगा, सीमा, ठीक है, सीमाएं। अब हम बाउंड्री लाइन की बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश किसी के साथ बाउंड्री सीमा ही बनाता है? तो पहले तो बात हम ये करते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश 4 दिशाओं के अंतर्गत आता है। कितनी दिशाओं के? अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, पूर्वी के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, और पश्चिमी जिला के बाद सबसे उत्तरी जिला, और उत्तरी जिला के बाद बात करेंगे सबसे दक्षिणी जिला। और ये सबसे ज्यादा प्रश्न आता है पेपर में, ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कहाँ पर होगा? ये तो प्रश्न आपने देखे भी होंगे और मैचिंग करने के लिए भी आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला होगा बलिया। क्या होंगे? बलिया। बलिया के बाद पश्चिमी की बात करेंगे तो शामली, उत्तरी जिला की बात करेंगे तो सहारनपुर, और दक्षिणी जिला की बात करेंगे तो भाई सोनभद्र। कहां पर होगा? आपका सोनभद्र में होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? सबसे उत्तरी पश्चिमी जिले आपके हैं। बना भी सकते हैं हम इसको, अगर हम इस टाइप की बात करें तो इस टाइप से बात करते हैं तो देखिएगा सबसे उत्तरी जिला होगा आपका सहारनपुर,
आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको याद करने में सफलता मिलेगी। ठीक है। पूर्वी जिला आपके क्या होगा, बलिया। और बलिया के बाद बात करेंगे तो इस साइड में आपके पश्चिमी जिला क्या होगा, आपका शामली। क्या होगा आपका, शामली होगा। तो ये भी हम देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि हमारा ये जिला। अब उत्तर प्रदेश जो है वो आपकी बाउंड्री लाइन भी शेयर करता है। उत्तर प्रदेश जो है वो आपके बाउंड्री भी तो शेयर करता है। तो कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है किससे, नेपाल से। नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो उत्तर में नेपाल से सीमा बनाएगी और उत्तर में कहां से सीमा बनाएगी, उत्तराखंड से। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर में नेपाल से सीमा बनाता है और उत्तर में ही किससे सीमा बनाता है, उत्तराखंड से सीमा बनाता है। ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ सेलिब्रेशन करता है बनाने का, तो भाई नेपाल के साथ बनाता है। किसके साथ बाउंड्री लाइन स्पर्श करता है, नेपाल के साथ। अब उत्तर में यहां करा तो मध्य में क्या करेगा, लेकिन दक्षिण में क्या करेगा, मध्य प्रदेश से करेगा। दक्षिण में कहां करेगा, मध्य प्रदेश से करेगा। और मध्य प्रदेश से सबसे लंबी सीमा को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से सबसे लंबी सीमा को स्पर्श करेगा। मध्य प्रदेश से एक राज्य कटकर बना जो आपके, ठीक है, दक्षिण पूरब में है, जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी साथ सीमा बनाता है। फिर आपके पूर्वी बात करेंगे तो बिहार व झारखंड के साथ सीमा बनाता है। बिहार व झारखंड के साथ सीमा बना रहा है। और अगर बात करेंगे इस साइड पे तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो यहां से हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इसके साथ सीमा बनाएगा तो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा। और फिर देखिएगा पश्चिम में सीमा जो बनाएगा राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। कौन सीमा बना रहा है भाई, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्यों के साथ सीमा बनाने से सबसे लंबी जो सीमा बनाता है वो किसके साथ बनाता है, आपका मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बना रहा है। अब देखिएगा भारत में पहले जो राज्य थे वो कितने थे, 26 थे। ठीक है। अब राज्यों की संख्या 28 हो गई है और 26, 27, 28 तीन राज्यों का गठन किया गया। उन तीन राज्यों में सबसे पहले छत्तीसगढ़ का नाम आता है। किसका नाम आता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड, पहले हम इसे उत्तरांचल बोलते थे। और उसके बाद आता है झारखंड का नाम। तो आपके तीन राज्यों का नाम आता था। इसीलिए कहते हैं 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को ये राज्य बने थे। और इन सभी के जो बनने की जो डेट थी वो 2000 थी। 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। ये जो छत्तीसगढ़ जो राज्य था ये किससे अलग होके बना, तो ये अलग होके बना आपके मध्य प्रदेश से। तो भाई मध्य प्रदेश से अलग होके बना। उत्तराखंड यूपी के 13 जिले काट कर बना। और झारखंड की बात करेंगे तो किससे, बिहार से अलग होके बना। किससे अलग होके बना, बिहार से अलग होके बना। तो ये अलग होके बन गए राज्य। और ये 26वां बन गया, 27वां, 28वां, उसके बाद 29वां राज्य तेलंगाना बन गया। फिर लेकिन भारत में फिर से पहले 29 राज्य हो गए थे, फिर से 28 राज्य हो गए। इसके लिए एक ट्रिक भी है, 1 छतरी 9 उस्तरा और 15 झार। क्या लिख सकते हो, 1 छतरी 9 उस्तरा 15 झार। इसकी ट्रिक भी है, यानी कि 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर झारखंड। तो ये राज्य आपके बन गए। तो इतनी सीमाओं के साथ स्पर्श करता है। तो भाई नेपाल के साथ स्पर्श करता है कौन, तो नेपाल के साथ स्पर्श करेगा भारत का उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, किसके साथ बनाता है, नेपाल के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है। तो नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो अब हम देखेंगे नेपाल को। ठीक है। तो नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है कौन, उत्तर प्रदेश।
तो नेपाल के साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश भाई बना रहा है, तो उत्तर प्रदेश कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो पहले तो हम ये देखेंगे कि भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है उत्तर नेपाल। तो भारत के साथ ये लंबी सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर, जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ साझा करेगा सीमा को। फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और अगर बात करेंगे बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी कि नेपाल जो है वो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। भारत के 5 राज्यों के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है नेपाल, और जिसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा लगती है? तो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा लगती है? 7 जिलों से। तो उत्तर प्रदेश के तो 7 जिलों से सीमा लगती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा लगती है? 7 जिलों से सीमा लगती है, और इसकी लंबाई जो है वो आपका 579 किलोमीटर है। कितना है? 579 किलोमीटर है, जिसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। अब अगर बात करेंगे वो कौन से हैं, तो सबसे पहले आपका पीलीभीत की सीमा लगती है, ठीक है, पीलीभीत की सीमा लगती है। महाराजगंज, श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद आपको पता होगा सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर की सीमा स्पर्श करती है। बहराइच, ठीक है, बहराइच की सीमा स्पर्श कर रही है। बलरामपुर, ठीक है। तो देखिएगा, पीलीभीत की सीमा स्पर्श कर रही है, महाराजगंज की सीमा स्पर्श करती है, नेपाल की सीमा स्पर्श कर रही है, मतलब श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, और आपकी किसकी सीमा स्पर्श करती है? लखीमपुर खीरी की। किसकी सीमा स्पर्श करती है? तो लखीमपुर खीरी की। और लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, जो नेपाल की सीमा को भी स्पर्श करता है। तो 7 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो आपके अप्रोक्स 580 किलोमीटर में लाइन बनाते हैं नेपाल की सीमा के साथ। कितनी सीमा के साथ? नेपाल की। तो कई बार प्रश्न पूछा जाएगा किस जिले से नहीं लगती है, तो भाई किस जिले से नहीं लगती है, ये कई बार प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो भाई किस जिले से नहीं लगती है? ये तो हमने यहां से देख लिया कि 7 जिलों से लगती है। अब 7 जिलों में जो पीलीभीत जिला है, इससे निकलती है गोमती नदी। इससे कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी। तो गोमती नदी जो निकलती है वो पीलीभीत जिले से निकलती है, और पुलहर झील से निकलती है। पुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। कौन सी झील से निकलेगी? तो भाई पुलहर झील से निकलती है। तो गोमती नदी देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो लखनऊ, उसमें बहती है। पीलीभीत में तो बहेगी बहेगी, ठीक है। जौनपुर में बहती है, जिसे भारत का सिराज कहते हैं। जौनपुर के बाद में सुल्तानपुर में भी बहती है आपके कौन सी नदी? गोमती नदी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर है जिसमें गोमती नदी का उद्गम है पीलीभीत जिले से, लेकिन बहती है आपके लखनऊ, पीलीभीत, सुल्तानपुर, जौनपुर, जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। लखीमपुर का मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है आपके लखीमपुर का, ठीक है। तो इतनी तो बात आपको स्पष्ट हो गई। तो भाई सबसे ज्यादा जो सीमा स्पर्श करेगी वो किसके साथ करेगी? नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ स्पर्श करता है नेपाल। तो नेपाल के लिए आपको एक ट्रिक भी याद कर सकते हो, उत्तर उत्तर, उत्तर उत्तर बस पंचरवा। मैंने आपको 2 ट्रिकें बताई हैं। एक बताई है एक छतरी 9 उस्तरा 15 झाड़। उत्तर से उत्तर उत्तराखंड, बा से बिहार, पा से पश्चिम बंगाल, और सा से क्या होगा? सिक्किम। ये देखिएगा, बस सिक्किम भी कर सकते हैं। तो उत्तर उत्तर बस पिंचरवा, ये क्या है? ट्रिक है
जिससे आप याद कर सकते हो कि नेपाल की सीमा जो है वो आपके कितने राज्यों से लगती है। तो कितने राज्यों से लगती है नेपाल की सीमा? 5 राज्यों से लगती है, जिसमें सबसे लंबी उत्तर प्रदेश के साथ स्पर्श करता है। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करेंगे तो ओवरऑल आपके 1643 किलोमीटर में लगता है। तो नेपाल, अब पूछा जाए कि भारतवर्ष की सीमा जो है वो सबसे लंबी किस देश से लगती है? तो भारतवर्ष की सीमा सबसे ज्यादा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। तो भारतवर्ष की सीमा सबसे लंबी जो है वो बांग्लादेश से लगती है। कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? तो भाई 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाती है। तो सबसे लंबी जो सीमा है वो किसके साथ बनाती है? तो सबसे लंबी जो सीमा है, देखिएगा, तीनों ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा है। क्या? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा तीनों ओर बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। उसके बाद किसके साथ सीमा बनाएगी? असम के साथ सीमा बनाती है। मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। मेघालय के साथ सीमा बनाई जाती है। और पश्चिम बंगाल। तो नेपाल और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ दो देश सीमा बनाते हैं, नेपाल व बांग्लादेश सीमा बनाते हैं। तो सबसे लंबी भारत में जो सीमा विस्तार है वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। ओवरऑल इतनी बात हम ओवरऑल समझ चुके हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा भौगोलिक स्ट्रक्चर की क्या थी? थ्योरी थी, जिससे हम कर सकते हैं क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चनों को करने के लिए अब देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे आपके पास में 20+ प्रश्न है हमारे, जिनको अभी हम सॉल्व करेंगे। आपको थ्योरी एकदम क्लियर है, तो उसी थ्योरी से हम आगे की ओर मूव करते हैं कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जनपद उत्तराखंड, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा को स्पर्श करता है? तो सीमा को कौन सा ऐसा प्रदेश है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपके उत्तराखंड, देखिएगा, उत्तराखंड, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। आपने अगर उस साइड पे अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको उम्मीद लग सकती है कि जो उत्तर प्रदेश का जो आपका उत्तरी साइड है वो किससे स्पर्श करता है? सहारनपुर से। किससे स्पर्श करता है? सहारनपुर से स्पर्श करता है। और सोनभद्र क्या है? दक्षिणी साइड को स्पर्श करता है, सबसे दक्षिण जिला है। पूर्वी जिला क्या है आपका? बलिया है। और पश्चिमी जिला आपका क्या है? शामली है। तो भाई उत्तराखंड किस साइड से स्पर्श करता है आपका? ये देखिए, यहाँ पे हिमाचल लिखा था हमने, यहाँ पे उत्तराखंड नेपाल लिखा था, हरियाणा लिखा था, तो कौन सा स्पर्श करेगा आपको? सहारनपुर करेगा। कौन सा स्पर्श करेगा आपको? सहारनपुर करेगा। उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के जिले सीमा स्पर्श करते हैं, जैसे बरेली हो गया, रामपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद। ये सब क्या करते हैं? उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। किसकी सीमा को स्पर्श करते हैं? उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। और उत्तराखंड की सीमा को क्या बचा इसमें? सहारनपुर। सहारनपुर भी स्पर्श करेगा। और सहारनपुर के बाद अगर बात करेंगे तो आपका पीलीभीत भी स्पर्श करेगा। तो उत्तराखंड की सीमा से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? देखिएगा, 4 और 3 7, यानी कि उत्तराखंड की सीमा से उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं। और 7 जिले, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की सीमा को उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता? कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है उत्तराखंड की सीमा को? ठीक है, अब हम ये भी देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड की सीमा है वो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करती है। तो इसमें एक पॉइंट हरियाणा भी है, तो हरियाणा भी तो स्पर्श करेगा ना। हरियाणा भी तो स्पर्श करेगा, किसको करेगा? अलीगढ़ को करेगा। हरियाणा अलीगढ़ की सीमा को स्पर्श करेगा।
उत्तर प्रदेश में मथुरा की सीमा को स्पर्श करेगा, गौतम बुद्ध नगर की सीमा को स्पर्श करेगा, शामली, आपने देखा शामली, देखिएगा हरियाणा की सीमा, हरियाणा दिल्ली राजस्थान एक ही सीमा से स्पर्श करते हैं, तो इस सीमा के साथ में भी स्पर्श करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे बागपत को भी स्पर्श कराई जा सकती है, बागपत। और ओवरऑल एक तो पता ही है आप लोगों को, सहारनपुर, क्या करेगा, सहारनपुर करेगा। तो उत्तराखंड भी हमने उधर से देखा, और इधर से हमने क्या देखा, हरियाणा भी देखा। तो उत्तराखंड से 7 जिले और हरियाणा से आपके 6 जिले जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। किसकी सीमा को स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की सीमा को स्पर्श करेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ठीक है। मेरठ आपका हस्तिनापुर साइड में पड़ता है। और सोनभद्र बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगलों का जो विस्तार है वो कहां पर है, आपके सोनभद्र में है, ठीक है। क्षेत्रफल के घटते क्रम का सही आंसर बता रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा, उसके बाद, उसके बाद और उसके बाद। मैंने आपको अभी पढ़ाया था राजस्थान का सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश का, उसके कम है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का। तो डिटेल चर्चा क्या करने की जरूरत है, ठीक है। मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर पर आता है, सबसे पहले राजस्थान का आता है, फिर आपका मध्य प्रदेश का आता है, फिर महाराष्ट्र का आता है, और फिर आपका उत्तर प्रदेश विश्व के अकॉर्डिंग 7.33% के साथ अपना पूरे भारत में 4th स्थान रखता है। कौन सा रखता है, 4th स्थान रखता है। देखिएगा अगर डिटेल पढ़े हैं तो एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती, एक अच्छा प्रश्न है कि लखनऊ की जो सीमा है वो किसको स्पर्श नहीं करती है। एक मुझे तो काफी अच्छा प्रश्न लगता है और कई बार पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो देखते हैं लखनऊ की सीमा जो है वो किसको स्पर्श नहीं करती, ठीक है। तो लखनऊ की सीमा है वो किसको स्पर्श नहीं करेगी, पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। आप बताइएगा, लखनऊ की बात करें तो अभी हमने पढ़ा लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी। और लखनऊ को पहले हम अवध के नाम से जानते थे, तो लखनऊ को पहले तो हम अवध कहते थे। तो अगर प्रश्न बनता है कि लखनऊ की स्थापना किसने की, ठीक है, अब हम क्या कहने लगे, लखनऊ। तो ये दोनों प्रश्न आपके अलग अलग बनते हैं कि लखनऊ की स्थापना किसने की और अवध की स्थापना किसने की। तो लखनऊ की अगर हम बात करेंगे, लखनऊ की जो स्थापना की है वो किसने की है, लखनऊ की स्थापना शहादत खान ने की है, जिसने खुद जहर पी लिया था। और पूछा जाता है कि जहर पीकर अवध के किस नवाब ने अपनी हत्या कर ली या सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, ठीक है, शहादत खान ने। लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ की स्थापना आसफ उद दौला ने, लखनऊ की स्थापना किसने करी, तो लखनऊ की स्थापना करी आसफ उद दौला ने। लेकिन लखनऊ का प्राचीन नाम है अवध, तो अवध की स्थापना किसने करी, तो अवध की जो स्थापना की थी वो शहादत खान ने की थी, और लखनऊ की स्थापना आसफ उद दौला ने की थी। लखनऊ किस रिवर के किनारे है, तो आपका गोमती नदी के किनारे है। ये प्रश्न सबसे ज्यादा आपके पूछे जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि भाई लखनऊ की जो सीमा है वो कहां से नहीं लगती। अगर बात करेंगे पूर्वी सीमा उन्नाव के साथ बनाता है, पूर्वी सीमा किसके साथ बनाता है, उन्नाव के साथ पूर्वी सीमा बनाता है। और अगर बात करेंगे दक्षिणी सीमा रायबरेली के साथ, रायबरेली के साथ। और पूर्वी सीमा बात करेंगे तो बाराबंकी के साथ, ठीक है। तो किसके साथ नहीं बनाता है, इसके साथ तो बना ही रहा है, उन्नाव के साथ भी बना रहा है, ठीक है। इस साइड बात करेंगे तो आपके सीतापुर के साथ सीमा बनाता है, हरदोई के साथ सीमा बना रहा है। और आपके, तो इसमें हरदोई के साथ सीमा बना रहा है, किससे सीमा नहीं बना, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है आपका, बलिया। तो बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, और उसी के साथ क्या है, सीमा का निर्धारण नहीं करता है। तो सीमा का निर्धारण नहीं करता है किसके साथ में, बलिया के साथ में। तो बलिया के साथ सीमा का निर्धारण नहीं करेगा। बाकी आप उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है वो आपके उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी के साथ भी सीमा बनाता है, ठीक है। लखीमपुर खीरी के साथ भी सीमा बनाता है।
तो किस नदी के किनारे हैं? गोमती नदी के किनारे हैं। गोमती नदी का पीलीभीत, आपका जौनपुर और सुल्तानपुर भी किस नदी किनारे हैं? गोमती नदी के किनारे हैं। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको स्पष्ट हो गई है। अब देखिएगा, अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में क्रांति भी हुई थी। जब लखनऊ में क्रांति हुई थी तो हम उसे अवध की क्रांति कहते हैं, 1857 क्रांति। तो लखनऊ की क्रांति या अवध की क्रांति बोले, 1857 की क्रांति को अवध की क्रांति के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कौन थी प्रमुख? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल यहाँ पे प्रमुख थी। तो बेगम हजरत महल का एक पुत्र था जिसे कहते हैं अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह। तो इनका एक पुत्र था जिसे कहते हैं अवध का अंतिम नवाब यानी कि बाजिद अली शाह। तो बाजिद अली जो शाह थे, इन्होंने क्या करा, ये अंतिम नवाब थे किसके? अवध के। तो उसी समय भारत में जो वायसराय था, जो गवर्नर जनरल था भारत का, उसे कहते हैं लॉर्ड डलहौजी। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के बाद में क्या बन गया? कैनिंग बन गए, जो कि भारत के वायसराय हो गए। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल अगर बात करेंगे तो 1848 से लेकर 1856। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? कुशासन का आरोप लगा दिया। यानी कि कुशासन का आरोप इसलिए लगा दिया क्योंकि उसका उत्तराधिकारी जो था वो अल्पवयस्क था, यानी कि 18 वर्ष की आयु को कंप्लीट नहीं कर चुका था। इसलिए क्या करा उसने? कुशासन का आरोप लगा दिया। और कुशासन का जब आरोप लगा दिया तो कुशासन का आरोप लगाने के कारण अवध को क्या करा? हड़प लिया। तो प्रश्न बनता है, कुशासन के कारण भारत के किस राज्य को हड़पा? तो अवध को 1856 में हड़प लिया। तो हड़प लिया यानी कि हड़प नीति का जो प्रमुख था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति बोलो या विलय की नीति बोलो, कौन था प्रमुख? लॉर्ड डलहौजी क्या था? प्रमुख था। तो उसने हड़प लिया। किसको हड़प लिया? तो कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। किसको हड़प लिया भाई? अवध को हड़प लिया कुशासन का आरोप लगाकर, है ना। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है? तो पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक किसका निर्धारण करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा का। चंबल, केन, गंगा और यमुना। आपको पता है कि गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। तो 2525 किलोमीटर अगर लंबाई की बात करेंगे तो जब गंगा जब निकलती है आपके कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो उत्तर प्रदेश में किस शहर से प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी आपकी किससे? बिजनौर से। कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि गंगा उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। और गंगा की लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर गंगा की क्या है? आपकी लंबाई। ठीक है, तो ये जो नदी है आपके कौन सी होगी? इसका आंसर यमुना। यमुना जो है वो आपके बंदर पुच्छ से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर या बोल सकते हैं बंदर पुच्छ ग्लेशियर से निकलती है। केन, बेतवा, चंबल क्या है? आपकी यमुना की सहायक नदी है। तो पश्चिम के लिए काफी हद तक सीमा का निर्धारण जो करती है वो कौन करती है? यमुना नदी कहती है। और यमुना नदी को सतत बहनी नदी कहते हैं। हमेशा बहने वाली नदियों में से एक कहते हैं। तो सतत बहनी नदी भी है। ठीक है, कहां से निकलती है? बंदरपुर से निकलती है आपके। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में गंगा नदी बहती है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में है गंगा नदी? तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में गंगा नदी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में गंगा नदी बहती है, लेकिन पश्चिमी सीमा का निर्धारण जो करती है उत्तर प्रदेश में कौन करती है? यमुना रिवर करती है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जो मृदा जो है वो उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्रों में किस प्रकार की पाई जाती है? अगर मृदा की बात करें, ठीक है, मृदा जो होती है भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़। भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ के बाद काली मिट्टी पाई जाती है भारत में सबसे ज्यादा। काली मिट्टी या मृदा। और काली के बाद बात करेंगे तो लाल, लाल मृदा। काली के बाद बात करेंगे तो लाल।
काली जो है वो आपके कपास की खेती के लिए सबसे प्रमुख होती है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए सबसे प्रमुख होती है। और इसमें पूछा है कि तराई क्षेत्र हैं उसमें किन प्रकार की मृदा जो होगी वो पाई जाएगी। ठीक है, पथरीली मृदा पाई जाती है क्योंकि उबड़ खाबड़ जमीन पाई जाती है, इसलिए उसे पथरीली मृदा कहते हैं। तराई क्षेत्रों में एक जनजाति निवास करती है। ठीक है, भाबर क्षेत्र जो होता है वो तराई क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तराई क्षेत्रों के अंतर्गत। तराई क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं आपके। ठीक है, और तराई क्षेत्रों में एक जनजाति पाई जाती है जिसे कहते हैं थारू जनजाति। कौन सी जनजाति कहते हैं? थारू जनजाति निवास करती है। और थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाती है। दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाती है थारू जनजाति के लोग। पता होगा आप लोगों को कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाती है थारू जनजाति के लोग। ठीक है, ओके भाई, मेरे पढ़ लो, बातें ना करो ज्यादा, क्योंकि अगर बातें करते हो ना तो समस्या उत्पन्न होती है। जो पढ़ने वाला है ना वो तो नहीं पढ़ पाता, लेकिन आप लोगों को भी पढ़ना नहीं है। ठीक है, आप अगर एक चीज समझ लो अच्छे से कि जितनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, अगर आप उतनी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता 100% मिलने वाली है। आपको कोई रोक नहीं सकता वो सफलता से। ठीक है, तो इस प्रकार आपको मैं बता दूं कि आप लगातार तैयारी करते रहें। एग्जाम निकल जाएगा तो आप अच्छे से नौकरी कर लोगे, नहीं निकलेगा तो फिर खुरपिया लेनी है, जिसे कहते हैं खुरपा, वही आपको चलाना, उसी से आपको घास छीलनी है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी जो समस्या हो सकती है वो एक ही प्रकार से दूर हो सकती है कि मिडिल क्लास फैमिली का जो स्टूडेंट है ना वो पढ़ाई कर ले। अगर वो पढ़ाई नहीं कर पाता ना तो उसकी नौकरी नहीं लग पाती है, और नौकरी नहीं लग जाए तो हमारी गरीबी जो होती है दूर नहीं होती। तो मिडिल क्लास फैमिली का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि भाई सरकारी नौकरी की तैयारी करो, लग जाए तो हमारी गरीबी दूर होने के कई प्रकार के चांस होते हैं। गरीबी दूर करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत वीवीआईपी व्यक्ति बन जाओगे, लेकिन यह है कि आपको किसी से लेना उधार देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार है ना कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे खतरनाक स्थिति बनी हुई है। और वही आप लोग है ना, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे ना तो आपको फड़ुआ लेना पड़ेगा, उसके रुपए आप हमसे ले लेना। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई कर लो अच्छे से। ओके ओके, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो भाई वर्षा है ना, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगा दी। गाना तो सुने ही होगे आप अक्षय कुमार का, है ना। अभी रिमेक्स सॉन्ग भी निकला, जब रिमेक्स सॉन्ग निकला तो बहुत अच्छा चला वो, है ना। उसमें मजा आ गया बिल्कुल लोगों को देख के, क्या एकदम फिगर देखा होगा आप लोगों ने अच्छे से, है ना। तो वही फिगर यहाँ जो बनाना है, वहां फिगर काम नहीं करेगा क्योंकि वहां गेंद फेंकी जा चुकी है, एग्जामिनर ने गेंद फेंक दी है। कैच किसको करना है? आपको। बल्ले से शॉट किसको मारना है? आपको। वहां टिप टिप पानी बरस गया, अक्षय कुमार ने शॉट मार दिया, लेकिन आपको यहाँ पे शॉट मारना है। तो आपसे यहाँ पूछा है कि सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा जो होती है उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? सबसे अधिक अगर वर्षा की बात करेंगे तो कहाँ पर होती है उत्तर प्रदेश में? सबसे अधिक वर्षा होती है आपके गोरखपुर में। सबसे अधिक जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? आपके मथुरा में। ठीक है, भारत में बात करेंगे, भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह, या लिख सकते हैं जैसलमेर। और सबसे कम वर्षा लेह में होती है, और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में। मासिन राम के बाद चेरापूंजी का दूसरा नंबर। देखिए सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो आपके मेघालय में होती है। कहाँ पर होती है? आपके मेघालय में होती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ होगी? मथुरा में। सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ होगी? मथुरा में। ये भी पूछा था किन क्षेत्रों में होती है? तराई क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है। निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइएगा। तो निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण में क्रम आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए आपको मैप की स्टडी करनी पड़ेगी। उत्तर से दक्षिण की ओर मैप को अगर करेंगे तो आप इसको रट लो, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। ठीक है, यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम चलेंगे, ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी कुछ इसी बेस का रहेगा होगा।
कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम बताइएगा। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम बताना है आपको, ठीक है। तो घटता हुआ क्रम आपको बताना है वाराणसी। इसमें देखिएगा मैंने आपको बताया कि भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो किसका है, आपका भदोई का है। तो भदोई का क्षेत्रफल सबसे कम है, सबसे कम हरियाणा हापुड़ का है, फिर आपके भदोई का है, फिर गाजियाबाद का है। तो देखिएगा भदोई जो है ना फोर्थ ऑप्शन में सबसे अंतिम है। तो उससे पहले भी तो होगा ना, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, यही तो होंगे ना। तो भदोई वाला देखिएगा सबसे कम क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में हापुड़ का है, उसके बाद भदोई का है, फिर गाजियाबाद का है। तो उसके अकॉर्डिंग ये देखिएगा कि भदोई भी इसमें दिखा है ना, तो इस तरह प्रश्न करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। तो आपको कुछ समझना पड़ेगा। अगर आप स्टोरी को अच्छे से क्रिएट करते हैं, अच्छे से चैप्टर को समझते हैं, तभी आप आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको बेहद इंपॉर्टेंट साबित करना होगा अपने आप को। और इस प्रकार देखेंगे कि इसमें हमने जो 4 जिले जो पढ़े हैं जिनका क्षेत्रफल सबसे कम है, क्या उसमें कोई जिला आता है? अगर उसमें कोई जिला एक अंतिम बिंदु पर आता है, ठीक है, एक अंतिम बिंदु पर आता है, तब वो सही होगा आपका। वो क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। और अंतिम बिंदु पर हापुड़ भी यहाँ पर आया था फिर भी सही होता, गाजियाबाद भी आता फिर भी सही होता, क्योंकि ऑप्शन में लिखा है कि सही घटता क्रम बताइएगा। तो घटता क्रम मतलब सबसे छोटा देखना है हमको, ठीक है, सबसे छोटा देखना है। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अभी सबसे कम वर्षा पूछेगी, अब सर्वाधिक वर्षा भाई पूछ ली गई, अभी तो पढ़ा ना हमने, इसीलिए डिटेल सोल्यूशन बहुत जरूरी है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे है, ठीक है। और अगर बात करें क्या कहते हैं, पीतल नगरी, पीतल नगरी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मुरादाबाद में एक आपका प्रथमा बैंक है, मुरादाबाद में एक प्रथमा बैंक है। और प्रथमा बैंक का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, मुरादाबाद में है। स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। और भारत का पहला ग्रामीण बैंक है, भारत का पहला ग्रामीण बैंक है, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत का पहला जो ग्रामीण बैंक है उसे प्रथमा बैंक कहते हैं। और एक कहां पर इसका हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस आपके मुरादाबाद में है। गोरखपुर की बात करेंगे किस नदी के किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे, ठीक है। वाराणसी की बात करेंगे गंगा नदी के किनारे, ठीक है, किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। कह रहा है क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम का सही क्रम बताइएगा। तो देखिएगा ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं आप लोगों के बारे में, ठीक है। तो बढ़ता हुआ क्रम, अब इसमें देखिएगा बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ता हुआ क्रम मैंने अभी आपको बताया था, एक बात मैंने आपको बताई थी कि सबसे बढ़ता हुआ क्रम में देखिएगा कि जो हमने 4 जिले पढ़े हैं, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले और सबसे कम क्षेत्रफल वाले, ठीक है। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है आपका लखीमपुर खीरी का, क्या है, लखीमपुर खीरी का है। उसके बाद सोनभद्र का है, फिर किसका है, हरदोई का है। और हरदोई के बाद अगर बात करेंगे ओवरऑल, तो हरदोई के बाद की बात करेंगे तो किसका होगा, आपका सीतापुर का होगा। तो प्रश्न पूछ रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि अंतिम जो ऑप्शन होगा, जो अंतिम जो होगा उसमें बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो देखिएगा गौतम बुद्ध नगर तो नहीं होगा, बाराबंकी भी नहीं होगा, ये लोगों को पता है। ऑप्शन हमारे पास में बचता है क्या, ऑप्शन हमारे पास में जो बचता है या तो ए होगा या तो सी होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। तो देखिएगा गौतम बुद्ध बाराबंकी का तो हो नहीं सकता, सबसे अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे सबसे सटीक ऑप्शन जो आपका लग रहा है वो गौतम बुद्ध नगर लग रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और सोनभद्र से हमने इस आंसर को पहचाना, सोनभद्र से इसको पहचाना। अगर यहाँ पे लखीमपुर होता यहाँ पर, तो आपको लखीमपुर खीरी भी यहाँ पर सही हो सकता था, ठीक है। तो किससे पहचाना हमने, सोनभद्र से। तो एग्जामिनर जो है ना वो आपका माइंड चेक कर रहा है कि भाई किस प्रकार से हम इनके माइंड को चेक करें कि इन्होंने डिटेल सोल्यूशन पढ़ा तो है लेकिन क्या सही प्रकार से
पढ़ा है क्या? ये वो चेक करना चाह रहा है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है सोनभद्र के जिले को। तो कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, तो सोनभद्र को कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश सीमा स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश से राज्य एक बना छत्तीसगढ़, फिर बिहार स्पर्श करेगा और बिहार के साथ में झारखंड स्पर्श करेगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। और सोनभद्र की अगर बात करेंगे तो सोनभद्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आपके रॉबर्ट्सगंज में है। तो सोनभद्र जिले का जो मुख्यालय है वो आपके रॉबर्ट्सगंज में है। ठीक है, कहाँ पर है? आपके रॉबर्ट्सगंज में है। तो भाई कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करेगी? 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करेगी। देखिएगा, ये सब प्रश्न वही हैं जो आज तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आज तक एग्जाम में आपके जो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों में आपको मैं बता दूं कि वो जे प्रश्न है जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, जो हमने यहाँ से जो थ्योरी जो पढ़ी थी, देखिएगा सब प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे आपके। ये जो थ्योरी जो हमने पढ़ी थी यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब इतनी क्लास आपके लिए सफिशिएंट थी। उसके बाद हमने क्वेश्चनों को देखा, है ना, यहाँ से क्वेश्चनों को देखा। ये देखिएगा कितने सारे क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन पे हमने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड भी कराया है ना। तो इस तरह ये हमारे प्रश्न बनते हैं, और इसी तरह हम पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ने वाले भी हैं। आपके लिए खुशखबरी है ये कि आप पूरा उत्तर प्रदेश इसी प्रकार से पढ़ने वाले भी हैं, और आपकी कोई भी क्लास ये आपके यूट्यूब पे पहली बार हो रहा है जिसमें आपकी कोई भी क्लास नहीं छूटेगी उत्तर प्रदेश की, है ना। और हम एक स्पेशल तैयारी, अगर आप एक बार तैयारी, अगर आप न्यू फ्रेशर स्टूडेंट हैं, आप पहली बार फॉर्म को फिल करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आपकी जो पहली तैयारी है ना, इस प्रकार की जो तैयारी अगर आप लोग करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए एक डिटेल सोल्यूशन के साथ में आपके नोट्स इतने अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे, किसी भी कोचिंग संस्थान की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के पहले टॉपिक में ही आपका इतना जलवा मैं कायम कर दूंगा कि आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, और आप लो लेवल से लेके मॉडरेट लेवल तक की शिक्षा को हासिल भी कर लेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हमेशा स्टूडेंट ही लाते हैं। टीचर्स का तो सिर्फ काम है पढ़ाने का, क्रांति कौन लेके आएगा? आपकी लगातार आप लोग सपोर्ट सिर्फ करिएगा, एक से एक स्पेशल क्लास आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जो इतनी समस्या जो रहती है स्टूडेंट के लिए कि भाई उत्तर प्रदेश की आपको कहीं भी 100% क्लासें नहीं मिलेंगी, तो हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर करा दिया RO का। ठीक है, और आगे आपके लिए क्लास भी प्रोवाइड की जा रही है लगातार। कोई भी क्लास को छोड़ना नहीं है हमको, ये क्लास आपके सामने लगातार प्रस्तुत होंगी। अभी एनवायरमेंट को भी यहाँ पर हम लेंगे PCS में। देखिएगा 2 अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस बार, एक तो RO का एग्जाम का फॉर्म भरिएगा, उसके बाद PCS का भरिएगा, उसके बाद UPSC का भी भरिएगा। ठीक है, UPSC की भी क्लास लाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि UPSC की क्लास नहीं पढ़ाएंगे। एक एक चैप्टर की क्लास पढ़ाऊंगा और एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपको मैं क्लास ना कराऊं। एक एक क्वेश्चन GS में आप भूल जाइएगा कि GS हमको पढ़नी भी है, सिर्फ आप क्लास अटेंड करिएगा, चैप्टर बनाइएगा, और आपको मैं बताता हूं कि स्पेशल क्वालिटी के साथ हम पढ़ेंगे। एक एक कंप्लीट आपके लिए व्हाट्सएप नंबर दे रखा है जिससे मेरी आपसे डायरेक्टली बात हो सकती है, इसी नंबर से जो आपके ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी GS का क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। कोई सा नंबर भी आपका सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं आपसे डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। ओके, और आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मैं लगातार आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है,
और आप बस सपोर्ट करिएगा, आप इतना सपोर्ट करिएगा, इतना सपोर्ट करिएगा, बहुत ज़्यादा। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो आपसे मेरी डायरेक्टली बात के लिए मैंने आपको नंबर दिया है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। किसी भी शहर से, किसी भी सिटी से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमको। और पीडीएफ भी हम इसी नंबर पे आपको सेंड करते रहते हैं, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आपको हम एक बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ में उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा जीके पढ़ाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। जीके का निःशुल्क बैच रखेंगे पूरी जीके का। ठीक है, बस आप लोगों से कहना मेरा इतना है कि आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा। अगर आप लोग हमें अच्छे से सपोर्ट करते हैं तो विश्वास रखिएगा कि लगातार आपके समक्ष हम प्रस्तुत होते रहेंगे, बिल्कुल। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी क्लासें हैं भाई मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपने बहुत सारे लोगों को फॉलो किया होगा, लेकिन आप एक बार ज्ञान जीएस पर हमको फॉलो कर लें अच्छे से। इंस्टाग्राम पेज पे कर लें, फेसबुक पेज पे फॉलो कर लें, ठीक है। सब पे आपको हम मिलेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और चैप्टर वाइज में आपको देखिएगा, अभी संविधान का जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको डेली पढ़ाएंगे। क्या होता है कि अगर एक मैराथन क्लास, एक बड़ी सी क्लास को 10 घंटे 20 घंटे बना के डाल दिया जाए, तो उस पर क्या होता है, हमारे रूटीन नहीं बनता है, डेली रूटीन नहीं बनता है। तो इसलिए हम अगर 1 से 2 घंटे डेली अगर पढ़ते हैं एक क्लास को, तो अच्छे से हम उस एजुकेशन को प्रोवाइड करते भी हैं और करते भी रहेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट भी करेंगे, है ना। और इस उम्मीद से मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो अब देखते हैं और अगले भी चलते हैं क्वेश्चनों की बौछारों के साथ। मैं आपके लिए एज ए टिप वही प्रश्न लेके आता हूं जो आपके प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर कहानी को पढ़ लिया जाए, पिछले 10 से 12 सालों के अंतर्गत अगर प्रीवियस ईयर कहानी को पढ़ लिया जाए तो कहानी हमारी बन जाती है, ये सभी को पता है। तो सिर्फ हम पे जोर हमें जो देना है, पीसीएस के पेपरों में, टारगेट जो आपका पीसीएस है उसके पेपरों में अगर हमें जोर देना है, तो हमें जोर किस बेस पर देना है? तो जोर हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर ही देना है, बस उनको अच्छे से सोल्यूशन के साथ पढ़ना है। और यही हमको यहाँ पर मेहनत करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर तोड़ने की नींव जो है ना, नए पेपर को तोड़ने की नींव जो है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रखी जाती है ना। अभी हम 100 क्वेश्चनों की भी श्रृंखला या 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला भी स्टार्ट करेंगे और कई सारी वीडियो आपको देंगे, जिससे आपका एग्जाम के पॉइंट से बिल्कुल 100% आपका सिक्योर सिलेक्शन करा देंगे। इस बार मेहनत करते रहिएगा और आपका सिलेक्शन हम करा देंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प को प्राचीनतम शैलों से निर्मित करता है? तो आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, कौन सा क्षेत्र है? तो ये आपका बुंदेलखंड जो क्षेत्र होगा, वो आपकी इन्हीं शैलों या चट्टानों से निर्मित होगा। शिवालिक बात करेंगे तो हिमालय की एक नवीनतम श्रेणी की श्रृंखला में आती है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं बनाता है? अभी मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश किसके साथ सीमा नहीं बनाता है। तो अगर आपने इस प्रश्न को अच्छे से देखा होगा तो उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को कर देंगे, है ना। और देखिएगा उत्तर प्रदेश किसके साथ सीमा नहीं बनाता है, ये पहले देखिएगा कि उत्तर प्रदेश किसके साथ सीमा नहीं बनाता है। उत्तर प्रदेश किसके साथ सीमा नहीं बनाता है, एक एक चीज है, यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा ध्यान से, उत्तर प्रदेश किसके साथ सीमा नहीं बनाता है, ये देखिएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। तो प्रश्न क्या पूछा हमसे? हमसे प्रश्न तो वो ये पूछ रहा है कि किसके साथ भाई तुम नहीं मिलते हो, किसके साथ तुम गले नहीं मिलते हो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कह रहा है भाई हम तो गले मिलते हैं, लेकिन हमें नहीं पसंद है क्या? पंजाब। बोले बाकी तो हम हरियाणा से बहुत मोहब्बत करते हैं, राजस्थान से भी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन भाई पंजाब तुमसे हमारी मोहब्बत नहीं है, तुमसे हमारी मोहब्बत नहीं है। तो आपके देखिएगा विश्व स्तर की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो सीमा है वो भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करती है। किसको? राजस्थान को स्पर्श करती है पाकिस्तान की सीमा, पंजाब को स्पर्श करेगी, ठीक है,
गुजरात को स्पर्श करती है और आपके जम्मू एंड कश्मीर को स्पर्श करती है। ठीक है, तो देखिए पंजाब की सीमा जो है वो आपके उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पंजाब की सीमा स्पर्श नहीं करती। फिर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र होगा, जो सर्वाधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र होगा वो क्या होगा, गोरखपुर होगा। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या होगा, तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या होगा, मथुरा होगा। लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट और भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, तो तराई क्षेत्रों में होती है। शायद आपने ध्यान से सुना होगा, या वीडियो को दोबारा से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में वो कहां पर होती है, तराई क्षेत्रों में होती है। तो बातों पर शब्द कहते नहीं कि शब्द जो है अगर एक बार मुंह से निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता है। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। ठीक है, लेकिन ये वीडियो है ना, इसमें हम बैक करके देख सकते हैं, इनमें शब्दों को वापस निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए, क्योंकि ये हमको नौकरी दे रही है, हमको पढ़ाई करा रही है। तो तराई क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है गोरखपुर में होती है। तो गोरखपुर ए उत्तर प्रदेश का किस पार्ट के अंतर्गत आता है, तो उत्तर प्रदेश के आपके तराई क्षेत्रों के अंतर्गत आता है गोरखपुर। ठीक है, तो तराई क्षेत्रों के अंतर्गत जब गोरखपुर आएगा तो पार्टी कहां बनेगी, भाई पार्टी बनेगी तराई क्षेत्रों में। चलते हैं भाई, मदरा पीते हैं। अब देखिएगा बिहार के लोगों को दारू बंद होगी, बिहार में दारू बंद होगी, तो बिहार की सीमा जो है ना गोरखपुर से लगती है। वहां से ट्रेन आती है, ट्रेन में बैठते हैं, अब पौवा लगा के पी के चले जाते हैं एकदम घर पे, है ना। वहां की औरतें बेचारी महिलाएं कहती हैं कहाँ से पिया, बोले रे उत्तर प्रदेश में गए थे, वहां से पी के चले आए हैं। तो पी के जब चले आए ना, तो वहीं से पी के आए, कहाँ से, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में है ना गोरखपुर, और गोरखपुर अरे पर जाकर राप्ती नदी भाई बह गए। बोले कहाँ से, बोले रपटुआ में से आ रहा है। अच्छा रपटुआ, अच्छा वो राप्ती नदी है, अब तुम पी के रपटुआ कह रहे हो, फिर वो राप्ती नदी बता रही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पीनी है ना, तो बिहार में तो नहीं मिल रही है, बिहार में नहीं मिल रही, लेकिन सीमा को भाई स्पर्श कर रहा है ना, बिहार से भी कर रहा है, झारखंड से भी कर रहा है। अब सीमा को स्पर्श कर दिए, बोले चलिएगा। बोले कहाँ मिलेगी, बोले आगे भाई रिश्तेदार, बोले चलिए। बोले उत्तर प्रदेश में सब कुछ मिलवा है, लेकिन हमारे यहाँ पे मिलवा नहीं है यहाँ पर, है ना। तो वहां चल रही है, वहां से टुल्ली होके एकदम आ गए। तो याद कर लो ना, बारिश कहाँ होगी, बारिश तो तराई क्षेत्रों में होगी, और तराई क्षेत्र में कहाँ होगी, गोरखपुर में होगी। अब बारिश कितने प्रकार की हो सकती है, किस क्षेत्रों में होगी, तराई क्षेत्रों में होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। प्रश्न तोड़ दोगे तुम फोड़ दोगे, मुझे ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं, मैं क्या करूं। मैं तो इतना समझ चुका हूं कि मुझको ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है। मैंने पहले इतना डिटेल सोल्यूशन पढ़ लिया उत्तर प्रदेश में कि आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं होगी, आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं होगी, पहले इतना हमने पढ़ लिया है। तो भाई कहाँ सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, दूसरे नंबर पे सोनभद्र, तीसरे नंबर पे हरदोई, और चौथे नंबर पर सीतापुर। ठीक है, चौथे नंबर पे सीतापुर। पढ़ने की आपको ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से स्पर्श करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश किसके साथ बनाता है, नेपाल के साथ। और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता, तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो स्पर्श नहीं करता। ठीक है, ये देखिएगा, पीलीभीत, महाराजगंज, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी। रट लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं ये 7 जिले। और आपका प्रश्न क्या है, तो आपका प्रश्न तो ये आपसे बोल रहा है कि भाई कौन सा जिला है जो स्पर्श नहीं करता, कौन सा जिला है जो स्पर्श नहीं करता है। तो देखिएगा स्पर्श नहीं करेगा, कौन सा ऐसा जिला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो स्पर्श नहीं करेगा। तो स्पर्श नहीं करेगा, देखिएगा श्रावस्ती तो करता है लेकिन बस्ती नहीं करता, श्रावस्ती तो करता है लेकिन बस्ती नहीं करती है। ठीक है, तो बस्ती नहीं करता है। तो भाई कि निम्नलिखित जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, तो भाई निम्नलिखित जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है। अब एक प्रश्न आप बताइएगा कि सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है,
तो देखिएगा सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा होगा, वाराणसी होगा, जौनपुर होगा, इलाहाबाद होगा या गाजीपुर होगा। तो बताइएगा सबसे छोटा कौन सा है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है। अभी हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो सबसे छोटा है वो आपके क्या है, हापुड़। हापुड़, हापुड़ के बाद क्या है, भदोई। भदोई के बाद गाजियाबाद। ठीक है, ये तो हमने पढ़े हैं ना, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का सबसे छोटा बताइएगा। और अगर बात करें तो देखिए गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि कहां पर है, आपके गाजीपुर में है। ठीक है, तो सबसे छोटा यहां पर क्या होगा, आपका वाराणसी होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वाराणसी होगा। ठीक, गाजीपुर की बात करेंगे तो भारत का एक गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्हें सिविल सेवा का जनक कहा जाता था। सिविल सेवा का जनक कहा जाता था, सिविल सेवा का जनक कहते हैं। और 1786 से लेके 1793 तक भारत में गवर्नर के रूप में कार्य किया। और उनकी जो समाधि है वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। और इन्होंने 1793 में एक पद्धति लागू की जिसे कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। बहुत बार प्रश्न आता है पेपर में कि स्थायी बंदोबस्त पद्धति का जनक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त पद्धति का जनक कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो क्या होगा, आपका वाराणसी होगा। ठीक है, क्या होगा, सबसे छोटा जिला क्या होगा, वैसे तो आपका हापुड़ है, लेकिन हापुड़ ऑप्शन में ना होकर क्या होगा, आपका वाराणसी सबसे छोटा जिला होगा अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिविल सेवा का जनक कहते हैं। और सिविल सर्विस डे बनाते हैं 21 अप्रैल को। लास्ट ईयर उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो सिविल सर्विस डे जो दिवस है वो 21 अप्रैल को बनाते हैं। किस अप्रैल को बनाते हैं, 21 अप्रैल को बनाते हैं। तो भाई क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त हुई और उत्तर प्रदेश का ओवरऑल जितना भी आज तक क्वेश्चन पूछा गया वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको ओवरऑल करा दिया है। कंप्लीट बेस पे क्वेश्चनों की चर्चा आपके सामने हमने कर ली है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा जो भी क्षेत्रफल, भौगोलिक संरचना और जलवायु से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो कि संबंधित था, उन सभी को हमने समाप्त कर दिया है। अब आगे भी हम क्वेश्चनों में दूसरे टॉपिक को लेते हैं, दूसरे टॉपिक को भी आपको जल्द ही समाप्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश से जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं मैंने आपको सभी श्रृंखलाएं समाप्त कर दी हैं उनकी। ठीक है, 4 वीडियो में मैंने आपके उत्तर प्रदेश के सभी क्वेश्चन जो कि 11 से 22 तक पूछे गए हैं, और उसके बाद ज्योग्राफी की 9 वीडियो को कंप्लीट किया है। अब हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर एनवायरमेंट की, ये हमारी अलग श्रृंखला रहेगी, ये हमारी अलग श्रृंखला रहेगी। ठीक है, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय। ठीक है, ओके।